हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म, जो कि सच में काफी जबरदस्त डायनामाइट शो था। और गाइज इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर काफी सारी चीजें हुई है, तो वो क्या है ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत सरप्राइजिंगली वर्ल्ड चैंपियनशिप एलिमिनेटर मैच से हुई, जहां पर MJF एडम कोल को फेस कर रहे थे। और अगर एडम कोल MJF को इस मैच के अंदर हरा देते तो आगे चलकर एडम कोल को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच मिलता। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ओपनिंग के अंदर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है। और शो के ओपनर में ही एडम कोल और MJF ने मिलकर एक बैंगर दे दिया है, जहाँ पर दोनों की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त थी। और इस मैच के अंदर हमें काफी खतरनाक मूव्स भी देखने को मिले हैं। और एक टाइम के लिए MJF ने एडम कोल के ऊपर रिंग के बाहर टेबल के थ्रू एक एल्बो ड्रॉप भी लगा दिया, जो कि इस मैच की काफी जबरदस्त मोमेंट थी। लेकिन इस मैच के अंदर मजा तब आया जब काफी सारी चीजें आजमाने के बाद एडम कोल MJF पर एक रोल अप पिन करने के लिए गए, लेकिन MJF ने किक आउट कर दिया और एडम कोल जाकर सीधा रेफरी के ऊपर टकराए, जिससे कि रेफरी यहाँ पर नॉकआउट हो गया। और इस चीज का फायदा उठाकर MJF एडम कोल के ऊपर वर्ल्ड चैंपियनशिप से अटैक करने के लिए गए। पर सरप्राइजिंगली MJF ने यहाँ पर एक चाल चली और MJF ने वर्ल्ड चैंपियनशिप एडम कोल के हाथ के अंदर फेंक दी और MJF नीचे गिर गए। रेफरी को ऐसे दिखाने के लिए कि एडम कोल ने MJF के ऊपर वर्ल्ड चैंपियनशिप से अटैक किया है, पर सरप्राइजिंगली रेफरी खड़ा ही नहीं हुआ, जिससे कि MJF का प्लान बैकफायर हो गया। और यहाँ पर एडम कोल के हाथ में वर्ल्ड चैंपियनशिप थी और एडम कोल ने MJF पर वर्ल्ड चैंपियनशिप से अटैक कर दिया और अपना फिनिशर भी लगा दिया। लेकिन फिर भी MJF किक आउट कर पाए, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि अब तक तो ये मैच एक काफी जबरदस्त मैच बन चुका था। और इस मैच के आखिर में रेफरी से बचकर एडम कोल पर लो ब्लो लगाकर MJF एडम कोल पर डायनामाइट डायमंड रिंग से अटैक करने के लिए गए, लेकिन रेफरी ने MJF को देख लिया और रेफरी ने MJF को रोक लिया। और इस चीज का फायदा उठाकर एडम कोल ने फिर एक बार MJF पर अपना फिनिशर लगा दिया और एडम कोल ने MJF को पिन कर ही दिया था। तो गाइस अनफॉर्चुनेटली इस मैच की 30 मिनट की टाइम लिमिट खत्म हो गई और अगर एक सेकंड भी ज्यादा मिलता तो यहाँ पर एडम कोल ये मैच जीत जाते। पर आखिरकार ये मैच एक टाइम लिमिट ड्रॉ के अंदर खत्म हुआ, जो देखकर एडम कोल काफी नाराज थे, क्योंकि अगर वो मैच जीतते तो उन्हें आगे चलकर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच मिलता। और ये देखकर एडम कोल ने यहाँ पर माइक लेकर MJF से कहा कि एडम कोल को और 5 मिनट चाहिए, पर MJF यहाँ पर हंसकर रिंग छोड़कर चले गए। तो गाइस हम समझ सकते हैं कि शायद अब तक एडम कोल और MJF इनकी राइवलरी खत्म नहीं हुई, तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इन दोनों के बीच में क्या होता है। पर सच में ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो को शुरू करने के लिए काफी जबरदस्त मैच था। गाइस आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि गाइस पता है क्यों, लेकिन यूट्यूब की तरफ से हमारे चैनल का मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया गया है, इसलिए यूट्यूब के थ्रू हमारी कुछ अर्निंग नहीं हो रही। और आप मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल के वेबसाइट के ऊपर जाकर वहाँ पर वेबसाइट को विजिट कर आर्टिकल्स पढ़कर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट से तो मेरी अर्निंग चल ही रही है, तो मैं वेबसाइट के थ्रू आगे यूट्यूब भी कंटिन्यू कर पाऊंगा। और हमारे चैनल के ऊपर आने वाला पूरा का पूरा कंटेंट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलता है। इसलिए स्क्रीन पर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर दिखाए गए वेबसाइट के ऊपर जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेबसाइट को विजिट कर मुझे सपोर्ट करना मत भूलना। और आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर CM पंक का एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए CM पंक ने कहा कि CM पंक काफी दिनों से AEW के अंदर नहीं आए और CM पंक काफी जल्द वापस आने वाले हैं, क्योंकि उन्हें काफी सारी चीजें उनके चेस्ट पर से क्लियर करनी है। जो आइकॉनिक लाइन यहाँ पर CM पंक ने कही, तो देखना पड़ेगा कि CM पंक वापस आकर क्या करते हैं। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर रेने पैकेट सैमी गेवेरा का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी। और यहाँ पर रेने पैकेट ने सैमी गेवेरा से पूछा कि सैमी गेवेरा के लिए आगे क्या होने वाला है। और सैमी गेवेरा ने कहा कि पहले तो सैमी गेवेरा को एक बेटी होने वाली है, पर उनका गोल हमेशा से वही रहने वाला है कि वो AEW वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं, जो बात यहाँ पर सैमी गेवेरा कह रहे थे। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर क्राउड भी सैमी गेवेरा के लिए चीयर कर रहा था। पर इतने में यहाँ पर डार्बी एलन आ गए और सैमी गेवेरा से बात करते हुए डार्बी एलन ने कहा कि डार्बी एलन को लगता है कि अगर सैमी गेवेरा को वर्ल्ड चैंपियनशिप के पीछे जाना है तो उन्हें JS को छोड़कर आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि इसी राह पर अकेले ही चलना पड़ता है। और डार्बी ये कह रहे थे कि इतने में यहाँ पर क्रिस जेरिको आ गए और यहाँ पर आकर सैमी गेवेरा से बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि पहले तो क्रिस सैमी गेवेरा से नाराज है, क्योंकि अगर सैमी गेवेरा क्रिस जेरिको को MJF के पीछे जाते हुए बुलाते तो आज जेरिको की मदद के चलते सैमी गेवेरा वर्ल्ड चैंपियन होते। पर सैमी ने जेरिको को कॉल क्यों नहीं किया, जो बातें जेरिको ने यहाँ पर सैमी गेवेरा से पूछी। पर सैमी गेवेरा ने सैवेज रिप्लाई देते हुए कहा कि जेरिको ने गेवेरा को क्यों कॉल नहीं किया, क्योंकि अगर जेरिको गेवेरा को कॉल करते तो जेरिको एडम कोल से 2 बार नहीं हारते। जो सुनकर जेरिको काफी गुस्सा हुए और जेरिको ने सैमी गेवेरा को माफी मांगने के लिए कहा, पर सैमी गेवेरा ने माफी मांगने से सख्त मना कर दिया। और देखकर डार्बी एलन काफी खुश हो
रहे थे और डार्बी को देखकर जेरिको ने कहा कि अगर डार्बी जानना ही चाहते हैं कि जेरिको और सैमी गेवेरा क्या है, तो फिर जेरिको और सैमी गेवेरा डार्बी को एक 2-on-1 हैंडीकैप मैच के अंदर फेस कर सकते हैं। पर डार्बी ने कहा कि उनके पास भी पार्टनर है और डार्बी के ऐसे कहते ही यहाँ पर स्टिंग आ गए और गाइस पहली बार में AEW के अंदर स्टिंग और क्रिस जेरिको एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर पहले जेरिको ने स्टिंग के गले पर बैट रखी पर हटाकर स्टिंग ने रख दी और ये देखकर जेरिको डर के यहाँ से भाग गए। तो गाइस अब देखना पड़ेगा कि आगे जेरिको और स्टिंग के बीच में क्या होता है, क्योंकि इन्हें AEW के अंदर देखने के लिए काफी मजा आएगा। पर इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सनाडा का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर सनाडा ने अपने IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक ओपन चैलेंज थ्रो कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि सनाडा का ओपन चैलेंज कौन एक्सेप्ट करता है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर डार्बी अलिन, स्टिंग, कीथ ली और ऑरेंज कैसिडी मिलकर एक 8-man टैग टीम मैच के अंदर मुगल एम्बेसी को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये भी इस वीक के डायनामाइट शो का एक काफी जबरदस्त मैच रहा, जहाँ पर इस मैच के अंदर हमें काफी बड़े आमूज और काफी बड़े एक्शन भी देखने को मिला है। और इस मैच के अंदर स्टिंग की परफॉर्मेंस भी काफी जबरदस्त थी और इस मैच के अंदर एक मोमेंट काफी बढ़िया थी, जहाँ पर पूरी की पूरी मुगल एम्बेसी ने मिलकर कीथ ली पर अटैक कर दिया, पर वो भी उन्हें रोकने के लिए काफी नहीं था। और फाइनली इस मैच के आखिर में जब ब्रायन के स्टिंग पर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, तो कैसिडी ने उन पर ऑरेंज पंच लगा दिया और स्टिंग ने उन पर अपना फिनिशर स्कॉर्पियन डेथ ड्रॉप लगाकर उन्हें पिन कर अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। जो मैच डायनामाइट शो पर एक ठीक ठाक सा मैच था, लेकिन गाइस अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे चलते हुए स्टिंग, ऑरेंज कैसिडी, कीथ ली और डार्बी अलिन की स्ट्रेंज टीम क्या कर पाती है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर रेने पैकेट द गन्स का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर बातें करते हुए द गन्स ने हार्डी बॉयज को चैलेंज कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या हार्डीज गन्स का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर वार्डलो अपनी TNT चैंपियनशिप एक 1-on-1 मैच के अंदर जेक हेगर के खिलाफ डिफेंड करने के लिए आते हुए दिखाई दिए, पर वार्डलो के एंट्रेंस चलने के दौरान ही जेक हेगर ने वार्डलो पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ऐसे ही मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और गाइस इस मैच के अंदर भी हमें वार्डलो और जेक हेगर इन दोनों की तरफ से काफी जबरदस्त मूव्स देखने को मिले हैं और दोनों ही पावर और सुपरस्टार्स ने इस मैच के अंदर अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दिया है। और फिर एक बार यहाँ पर दोनों पावर और सुपरस्टार्स के बीच में मैच देखने के लिए काफी मजा आ रहा था, जहाँ पर एक टाइम के लिए 2.2 इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने के लिए आई, लेकिन ये देखकर आर्न एंडरसन 2.0 पर अटैक करते हुए बैकस्टेज चले गए। लेकिन रिंग के अंदर जेक हेगर पर 2 बार अपना फिनिशर पावर बम लगाकर उन्हें पिन कर वार्डलो ने ये मैच जीत लिया और वार्डलो स्टिल है TNT चैंपियन। पर वार्डलो की TNT चैंपियनशिप जीतते ही टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर क्रिश्चियन केज आ गए और यहाँ पर वार्डलो से बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि वार्डलो का ओपन चैलेंज लूचासोरस ने एक्सेप्ट कर लिया है और उन्हें देखना है कि अकेले वार्डलो लूचासोरस के खिलाफ किस तरीके से जाते हैं, क्योंकि उनके साथ आर्न एंडरसन नहीं होने वाले। जो बातें क्रिश्चियन केज ने कही और हमने यहाँ पर देखा कि आर्न एंडरसन के बैकस्टेज जाने के बाद क्रिश्चियन केज और लूचासोरस ने मिलकर आर्न एंडरसन पर अटैक कर दिया था, जो देखकर वार्डलो भी भागते हुए बैकस्टेज चले गए। तो गाइस अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे लूचासोरस और वार्डलो के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर न्यू जापान प्रो रेसलिंग सुपरस्टार हिरोशी तानाहाशी आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए हिरोशी तानाहाशी ने कहा कि फर्स्ट एवर फॉरबिडन डोर पेपर पर वो वर्ल्ड चैंपियन बनने काफी करीब पहुंच चुके थे, पर इस बार वो ये टास्क कंप्लीट करने वाले हैं और इसीलिए हिरोशी तानाहाशी ने MJF को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि इस पर MJF क्या कहते हैं। और MJF का जवाब लेने के लिए रेने पैकेट बैकस्टेज में MJF का इंटरव्यू लेने के लिए गई और यहाँ पर जवाब देते हुए MJF ने सीधा तानाहाशी के चैलेंज को रिफ्यूज कर दिया है और MJF ने कहा कि वो तानाहाशी का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करने वाले। तो अब देखना पड़ेगा कि MJF इस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच से वॉकआउट कर पाते हैं या नहीं। पर सच में ये मैच भी काफी जबरदस्त हो सकता है। लेकिन इसके बाद में रेने पैकेट ऑरेंज कैसिडी का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और रेने पैकेट ने कैसिडी से पूछा कि उनके इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए नेक्स्ट चैलेंजर कौन होने वाला है और कैसिडी का जवाब देने वाले थे। कितने में यहाँ पर जैक सेबियर जूनियर आ गए, जो कैसिडी के इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए मैच चाहते थे, पर इतने में यहाँ पर गार्सिया भी आ गए, जिन्होंने जैक सेबियर जूनियर से कहा कि वो यहाँ पर काम नहीं करते, तो पहली बात उन्हें चैंपियनशिप मैच मांगना ही नहीं चाहिए। और गार्सिया यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि वो जानना चाहते थे कि ऑरेंज कैसिडी के दोस्त कैटसुरी शिबाटा कहाँ पर है, क्योंकि उनके खिलाफ मैच चाहते हैं। जिस पर कैसिडी ने कहा कि कैटसुरी शिबाटा नेक्स्ट वीक आने वाले हैं, तो क्यों ना नेक्स्ट वीक उन चारों के बीच में एक टैग टीम मैच हो जाए, जो कहकर कैसिडी यहाँ चले गए और जैक सेबियर जूनियर भी इससे गुस्सा होकर चले गए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब नेक्स्ट वीक क्या होता है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर टोनी स्टॉर्म अपनी AEW वीमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर स्काई ब्लू खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे स्काई ब्लू ने टाइम जरा भी ना गवाते हुए टोनी स्टॉर्म पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर स्काई ब्लू टोनी स्टॉर्म पर इतना तगड़ा अटैक कर रही थी कि उन्होंने एक साथ रिंग साइड पर खड़े हुए रूबी सोहो पर भी अटैक कर दिया और टोनी स्टॉर्म के पास स्काई ब्लू की इस अटैक का कोई जवाब नहीं था। और ये देखकर एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर अपना कमबैक करने के बजाय टोनी स्टॉर्म रिंग साइड पर खड़े हुए स्काई ब्लू की मदर के ऊपर अटैक करने के लिए गई और उनके आंखों के अंदर स्प्रे पेंट फेंक दिया। पर इससे डिस्ट्रैक्ट होने के बजाय स्काई ब्लू और भी ज्यादा गुस्सा हो गई और स्काई ब्लू ने टोनी स्टॉर्म पर और भी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और फिर एक बार टोनी स्टॉर्म के पास इसका कोई जवाब नहीं था, पर फिर एक बार ट्राई करते हुए वो स्काई ब्लू के आंखों के अंदर स्प्रे पेंट फेंकने के लिए
लिए गई, पर रेफरी की पीठ पीछे स्काई ब्लू ने टोनी स्टॉर्म पर स्प्रे पेंट फेंक दिया और अपना फिनिशर भी लगा दिया, पर रूबी सोहो के डिस्ट्रैक्शन के चलते स्काई ब्लू यहाँ पर ये मैच नहीं जीत पाए। और ये देखकर स्काई ब्लू काफी गुस्सा हो रही थी और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर इस मैच के अंदर डायरेक्टली स्काई ब्लू पर अपना फिनिशर लगाकर टोनी स्टॉर्म ने उन्हें पिन कर दिया, पर फिर भी स्काई ब्लू किक आउट कर पाए। और ये देखकर लग रहा था क्या जो चैंपियन बनने के लिए आई है, लेकिन टोनी स्टॉर्म ने स्काई ब्लू पर अपना सबमिशन लगा दिया, जो कि स्काई ब्लू सहन नहीं कर पाए और उन्होंने यहाँ पर टैप आउट कर दिया, जिससे कि टोनी स्टॉर्म ने ये मैच जीत लिया है और स्टिल है AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। पर गाइस कहना पड़ेगा कि अपने पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल अपॉर्चुनिटी के अंदर स्काई ब्लू ने काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, पर ये मैच खत्म होने के बाद आउटकास्ट ने स्काई ब्लू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर विलो नाइटिंगेल आ गई, जिन्हें देखकर आउटकास्ट यहाँ से भाग गया। तो देखना पड़ेगा कि आगे इन सब के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर रेने पिकेट बैकस्टेज में जंगल हुक का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए जंगल बॉय ने सनाडा का IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ओपन चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इसीलिए गाइज यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि जब जंगल बॉय पहली बार IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच रसल करते हैं तो इस मैच के अंदर उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। पर इसके बाद AEW ने अगले डायनामाइट शो और फर्स्ट डे और कोलिजन शो के लिए काफी सारे मैचेस एडवर्टाइज किए, जो कौन से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के वेब एप्लीकेशन के ऊपर जाकर आर्टिकल्स पढ़ना मत भूलना। पर इसके बाद हमें फर्स्ट डे और कोलिजन शो के मेन इवेंट के लिए FTR, जूस रॉबिन्सन और जे व्हाइट के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला। जिसके बाद यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें द एलीट यानी कि हैंगमैन पेज और यंग बक्स मिलकर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के जॉन मॉक्सली, क्लूडियो कैसनोली और व्हीलर यूथा को एक 6-मैन टैग टीम मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस फिर एक बार AEW का एक मल्टीपर्सन मैच था, इसलिए ये मैच एक काफी जबरदस्त मैच रहा है। इस मैच के अंदर काफी जबरदस्त एक्शन था, काफी बढ़िया मूव्स थे और काफी क्लोज फॉल्स भी थे और इस मैच के अंदर सभी टॉप स्टार्स थे, इसलिए इस मैच की लेवल तो पहले से काफी बड़ी थी। और मेन इवेंट के अंदर ये मैच एक देखने लायक मैच था, जो कि इस वीक के डायनामाइट शो का दूसरा पेपर लेवल का मैच था। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइस एक एक्शन पैक मैच के अंदर फाइनली इस मैच के आखिर में हैंगमैन पेज ने व्हीलर यूथा पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर यहाँ पर अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। पर द एलीट के मैच जीतते ही यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने द एलीट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर इतने में ही हमें यहाँ पर एडी किंगस्टन का रिटर्न देखने को मिला, जिन्होंने रिंग के अंदर आकर क्लूडियो कैसनोली पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और क्लूडियो को रिंग के बाहर कर दिया। और देखकर जॉन मॉक्सली रिंग के अंदर आ गए, पर वो और एडी किंगस्टन तो दोस्त थे, इसलिए उन पर अटैक भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इतने में यंग बक्स ने यहाँ पर आकर मॉक्सली पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, पर एडी किंगस्टन यंग बक्स को रोक रहे थे। और इतने में यहाँ पर कोनोसुके तकेत्सा आ गए, जिन्होंने पीछे से यहाँ पर एडी किंगस्टन पर अटैक कर दिया और कोनोसुके तकेत्सा ने रिंग क्लियर कर दी। और इतने में यहाँ पर केनी ओमेगा आ गए, जिन्होंने यहाँ पर आकर कोनोसुके तकेत्सा पर एक वी ट्रिगर लगाया और ओमेगा फिर एक बार कोनोसुके तकेत्सा पर दूसरी वी ट्रिगर लगाने के लिए गए, जो कि वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर भी पाए। और उतने में यहाँ पर विल ऑस्प्रे आ गए और यहाँ पर आकर ऑस्प्रे ने ओमेगा पर अटैक कर दिया और ओमेगा पर अपना फिनिशर स्टॉर्म ब्रेकर लगाकर फाइनली डायनामाइट शो ऑफ एज जाते जाते विल ऑस्प्रे ने ओमेगा पर हिडन ब्लेड भी लगा दिया। और ऐसे इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एज चला गया, जो शो तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। और शो का एंड जिस तरीके से हुआ है वो तो एक काफी आइकॉनिक चीज थी, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड keep watching Elite Wrestling. Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?